विधानसभा के आगामी चुनाव की तैयारियों में जोर शोर से जुटी बीजेपी के प्रांतीय अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य ने मंगलवार को अपनी कार्यकारिणी की घोषणा कर दी। इसमें राजस्थान के राज्यपाल कल्याण सिंह और केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह के बेटों को भी जगह दी गई है। मौर्य ने कार्यकारिणी में समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व लाने की कोशिश की है। अल्पसंख्यक मामले की केंद्रीय मंत्री नजमा हेपतुल्ला ने मंगलवार शाम मोदी कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। केंद्र कैबिनेट में वे सबसे उम्रदराज मंत्री थी। वे 75 साल पार कर चुके मंत्रियों में शामिल थी। वहीं उनके सहयोगी मुख्तार अब्बास नकवी को प्रमोशन मिला और उन्हें अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का राज्य मंत्री का स्वतंत्र प्रभार दिया गया है। राज बब्बर को यूपी कांग्रेस का नया चीफ बनाया गया है। पार्टी नेता जनार्दन द्विवेदी ने मंगलवार को इसका दिल्ली में ऐलान किया। इससे पहले यूपी कांग्रेस इंचार्ज गुलाम नबी आजाद से मिलने प्रियंका गांधी पहुंची। कहा जा रहा है कि दोनों की मुलाकात में राज बब्बर के नाम पर रजामंदी बनी। बब्बर यूपी कांग्रेस के पहले ऐसे चीफ हैं जो दूसरी पार्टी से आए हैं। दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति यानी CRS ले लिया है। 1993 बैच की IRS अफसर सुनीता केजरीवाल इनकम टैक्स विभाग में कमिश्नर के पद पर तैनात थी। सुनीता केजरीवाल 15 जुलाई 2016 से अपने पद से मुक्त हो जाएगी। केंद्रीय महिला कल्याण एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने वरुण गांधी को CM पद का दावेदार होने से इनकार किया है। उन्होंने इससे भी इनकार किया कि चुनाव प्रियंका बनाम वरुण होगा। वे मंगलवार को मथुरा में पत्रकारों के सवालों का जवाब दे रही थी। मेनका गांधी मंगलवार मथुरा गोवर्धन रोड स्थित श्रीजी बाबा विद्याश्रम पर आयोजित प्रबुद्ध नागरिक विचार गोष्ठी में हिस्सा लेने आई हुई थी। विश्व हिंदू परिषद की नेता साध्वी प्राची ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। उन्होंने ये बयान विवादास्पद भाषणों से सुर्खियों में आए इस्लामिक उपदेशक जाकिर नाइक के खिलाफ दिया है। साध्वी प्राची ने डॉक्टर नाइक पर निशाना साधते हुए ऐलान किया है कि जो कोई भी सऊदी अरब जाकर जाकिर नाइक का सिर काट कर लाएगा उसे 50 लाख का इनाम दिया जाएगा। अजमेर दरगाह के प्रमुख जैनुल अबेदिन अली खान ने मंगलवार को कहा कि कट्टरवादी प्रचारक जाकिर नाइक जैसे लोगों की विचारधारा और अलगाववादियों की नीतियां घाटी में अशांति के लिए जिम्मेदार है। खान ने आरोप लगाया कि ये लोग अपने उद्देश्य के लिए लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। हिजबुल कमांडर बुरहान वानी के मारे जाने के बाद जहां एक तरफ पुलिस और सेना राज्यों में फैली हिंसा को रोकने में जुटी हुई है, वहीं दूसरी तरफ प्रदर्शनकारी पुलिस और सेना के हथियार लूट कर आर्मरी बनाने में लगे हुए हैं। 2 दिन पहले भी एक विद्रोही ने जम्मू कश्मीर पुलिस की 70 हथियार लूट लिए थे। आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान के दोहरे रवैये का एक बार फिर पर्दाफाश हो गया है। एक जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान के कॉलेजों में भारत विरोधी आतंकवादियों के बच्चों को कोटा दिया जाएगा। इनमें हिजबुल मुजाहिदीन कश्मीर के अलगाववादी शामिल है। पाकिस्तान ने ये कोटा उन आतंकियों के बच्चों को दिया है जो भारत के खिलाफ लड़ते हुए मर गए। सुल्तान रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर रही है। बीते बुधवार रिलीज हुई इस फिल्म ने रविवार तक इंडियन बॉक्स ऑफिस पर नेट 180 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया। ये रिकॉर्ड है। इससे पहले शुरुआती 5 दिन में सबसे ज्यादा 151 करोड़ की कमाई का रिकॉर्ड बजरंगी भाईजान के नाम था। वही फिल्म का ग्रॉस कलेक्शन 252.5 करोड़ रुपए हो गया। फोर्ब्स पत्रिका ने बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान को विश्व के सर्वाधिक कमाई करने वाले शो सेलिब्रिटियों की सूची में शामिल किया है। हालांकि सूची में अक्षय कुमार भी है, पर पत्रिका ने पिछले साल की तुलना में इनकी कमाई में गिरावट आने के कारण थोड़ा नीचे कर दिया है। अक्षय फोर्ब्स के पिछले साल की सूची में 76वें स्थान पर थे। इस बार वे 94वें स्थान पर है। वेस्टइंडीज के खिलाफ आगामी टेस्ट श्रृंखला के लिए भारतीय टीम के साथ कैरेबिया पहुंचे भारत के तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा ने कहा कि टेस्ट क्रिकेट उनकी असली ताकत है। वेस्टइंडीज के खिलाफ खेलने यहां आई 17 सदस्यीय भारतीय टीम में ईशांत सबसे अनुभवी गेंदबाज है। अली सईद प्रेम माया के बाद अब प्रीति दुबे भी ओलंपिक में अपनी हॉकी स्टिक का जलवा दिखाएगी। मंगलवार को दिल्ली में भारतीय महिला हॉकी टीम की 16 सदस्यीय टीम में गोरखपुर की प्रीति दुबे का चयन हुआ। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में होने वाली ओलंपिक में प्रीति दुबे खेलती नजर आएंगी। स्टार स्पोर्ट्स प्रो कबड्डी लीग के चौथे संस्करण में मंगलवार को पुनेरी पल्टन और बंगाल वॉरियर्स के बीच खेला गया मुकाबला 34-34 से टाई रहा। ये लीग के इस संस्करण का तीसरा और पल्टन का दूसरा टाई मुकाबला था। इससे पहले दबंग दिल्ली के खिलाफ भी पल्टन ने टाई मैच खेला था।
पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी और राजनेता इमरान खान ने अपनी तीसरी शादी की खबरों को निराधार बताया। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अध्यक्ष इमरान ने ट्वीट कर सभी खबरों का खंडन किया। इमरान ने ट्वीट किया कि मैंने शादी नहीं की है, मैं जब करूंगा तो सार्वजनिक रूप से इसका जश्न मनाऊंगा। कोयला घोटाले मामले में पूर्व सीबीआई निदेशक रंजीत सिन्हा की मुश्किलें बढ़ सकती है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त एमएल शर्मा कमेटी की ओर से अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने बताया कि शुरुआती जांच में समिति ने सिन्हा को कोयला घोटाला मामले को प्रभावित करने का दोषी पाया है। सुप्रीम कोर्ट में रोहतगी ने बताया कि कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक रंजीत सिन्हा के घर की विजिटर डायरी में मौजूद एंट्री सही लग रही है। कमेटी का मानना है कि रजिस्टर में मौजूद एंट्री से ये जाहिर होता है कि रंजीत सिन्हा कुछ आरोपियों से मिले थे। कोर्ट ने रिपोर्ट सार्वजनिक करने और आगे की कार्रवाई पर आदेश सुरक्षित रख लिया। अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कोर्ट में केंद्र सरकार का भी पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि अगर इन मुलाकातों को सही मान भी लिया जाए तो इसका घोटाले की जांच पर गलत असर पड़ा। पाकिस्तान में लोकतांत्रिक सरकार आए कुछ ही साल बीते हैं और वहां फिर से सेना के शासन की मांग उठने लगी है। पाकिस्तान के कई शहरों में ऐसे पोस्टर लगाए गए हैं जिनमें सेना प्रमुख राहिल शरीफ को देश की कमान सौंपने की मांग की गई है। पाकिस्तानी अखबार द डॉन के मुताबिक इस पार्टी ने इससे पहले भी एक कैंपेन चलाया था जिसमें राहिल शरीफ को अपने रिटायरमेंट पर एक बार फिर विचार करने को कहा था। राहिल शरीफ का कार्यकाल इस साल नवंबर में पूरा हो रहा है। मूव ऑन पाकिस्तान पार्टी के प्रमुख अली हाशमी ने कहा कि वे चाहते हैं कि आर्मी चीफ एक ऐसी सरकार बनाए जिसमें टेक्नोक्रेट्स हो। हालांकि पाकिस्तानी सेना ने इस पर अब तक कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की है। दक्षिण चीन सागर पर अधिकार को लेकर इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल ने चीन को जोर का झटका दिया है। हेग ट्रिब्यूनल ने अपने आदेश में कहा कि दक्षिण चीन सागर पर चीन का कोई ऐतिहासिक अधिकार नहीं है। चीन ने इस फैसले को खारिज करते हुए कहा, हम हेग ट्रिब्यूनल के फैसले को स्वीकार नहीं करते और न ही मान्यता देते। ट्रिब्यूनल ने यह फैसला फिलीपींस की उस याचिका पर सुनाया जिसमें दक्षिण चीन सागर के ज्यादातर हिस्से पर चीन के दावे को चुनौती दी थी। ट्रिब्यूनल का ये फैसला इस रणनीतिक जल मार्ग पर ये पहले से चल रहे विवाद में तनाव और बढ़ा सकता है।